हमारे YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से एक नया विषय प्रारंभ करेंगे और वो आपका नया विषय कहलाएगा अर्थशास्त्र। तो आज हम अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी करेंगे। उसी अर्थशास्त्र में एक आपको टॉपिक पढ़ना पड़ता है अर्थव्यवस्था। जो कंपटीशन की दृष्टि से जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो आपके अर्थव्यवस्था से ही निकल कर आते हैं। जो आपको रेलवे, बैंक, एसएससी, इसके अलावा आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो अर्थव्यवस्था से ही आपके क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आज देखेंगे आप अर्थशास्त्र। आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ को माना गया है। एडम स्मिथ, इनकी एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इतना क्वेश्चन बनता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? तो वो आपके एडम स्मिथ हैं। इन्हीं को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो आप देखेंगे आप उसी को सीधा पढ़ते हैं राजनीति। राजनीति का जो सैद्धांतिक अध्ययन करेंगे वो कहलाता है आपका क्या भाई? संविधान कहलाता है। ठीक इसी प्रकार अर्थशास्त्र में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे इसी का अर्थव्यवस्था। आप सीधा अर्थ का मतलब सीधे आप उससे नहीं लेंगे, पैसे से। एक यहाँ अर्थशास्त्र में हम थोड़ा बता दें, एक अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा भी लिखा गया था। कौटिल्य जिसे कि हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये राजनीति पर लिखा गया पहला ग्रंथ है। लेकिन यदि आपसे कहे अर्थशास्त्र का जनक कौन है तो वो एडम स्मिथ को माना गया है। तो अर्थ है जो एक व्यापक शब्द है, एक संकुचित शब्द नहीं है। अर्थ अर्थ एक व्यापक शब्द है, ना कि संकुचित शब्द है। अर्थ का मतलब आप सीधे पैसे से नहीं लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास अर्थशास्त्र हमें क्या सिखाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपकी इनकम जो है वो 1000 रुपये है। जो आपकी एक महीने की इनकम है, आय है, वो कितनी 1000 है। आपको 1000 रुपये में किस प्रकार मैनेज करना है, एक महीने का खर्च चलाना है, वो आप सब कहाँ से सीखते हैं? इस विषय से। अर्थशास्त्री आप जानते हैं कि जो मानव की इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, लेकिन जो साधन हमारे पास कैसे हैं? सीमित है। आय कैसी हमारे पास है? सीमित है। लेकिन हमें इसी 1000 रुपये में मान लिया जाए कि हमें 4-5 काम करने हैं। जैसे मान लिया जाए इसी 1000 रुपये में आपको किताब खरीदना है, इसी 1000 रुपये में आपको राशन खरीदना है, इसी 1000 रुपये में आपको मान लिया जाए कि आपको पेट्रोल भराना है, इसी 1000 रुपये मान लिया जाए कि आपको जेब खर्च के लिए भी पैसा बचाना है। तो 1000 रुपये आप किस प्रकार खर्च करेंगे ये आपको कौन बताता है? अर्थशास्त्र। आप इसमें ये देखेंगे 4 वस्तुओं में कि आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राशन है, तो आप राशन में खर्च करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है आपका? किताब खरीदना, तो इस पर खर्च करेंगे। लेकिन आपका पेट्रोल जो भराना मोटरसाइकिल में है ये आपका महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, तो ये आप नहीं करेंगे। आप रिक्शे से या बस के द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। जेब खर्च के लिए पैसा बचा रहना चाहिए। तो ये हमें शब्द सीखने को मिलता है। हमें कहाँ से सीखते हैं? हम अर्थशास्त्र से। तो जो अर्थ है ये पैसे से नहीं लेंगे आप इसका, ये बहुत व्यापक शब्द है। अब बात आती है कि जो भारत सरकार है, ये मान लिया जाए कि भारत देश को कहाँ कहाँ से आय प्राप्त होती है। तो आपने सीधा किताब में पढ़ा होगा कि भारत देश की आय के जो मुख्य स्रोत हैं वो मुख्यतः 3 हैं। आप पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और आप पढ़ते हैं तृतीय क्षेत्र पढ़ते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है। तो भारतीय ये कहें कि आय के क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र आपका, फिर एक कहलाता है आपका द्वितीय क्षेत्र, एक आपका कहलाता है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? क्वेश्चन बनता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? क्वेश्चन बनता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? क्वेश्चन बनता है। प्राथमिक क्षेत्र जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो हमें प्रकृति ने दिया है उससे होने वाली जो आय कहलाएगी वो कहलाती है आपकी प्राथमिक क्षेत्र की आय। जैसे मान लिया जाए आपसे कह दिया जाए कि वनों से होने वाली आय किस क्षेत्र की आय है, तो वो आपकी प्राथमिक क्षेत्र में जाएगी। आपसे कह दिया जाए मत्स्य पालन, मछली पालन से होने वाली आय कौन सी है, वो भी आपकी प्राथमिक क्षेत्र की आय कहलाएगी, क्योंकि प्रकृति ने हमें दिया है।
आपसे कह दिया कृषि, जैसे कृषि में आप गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, तिलहन हो गया, चना हो गया, जो भी कृषि संबंधित आपकी सब्जी भी हो सकती है, आलू, प्याज, टमाटर, ये इससे होने वाली जो आय कहलाएगी वो आपकी प्राथमिक क्षेत्र की आय कहलाती है। खनिज संपदा देख लो आप, आपसे कह दिया जाए खनिज संपदा से होने वाली आय कौन सी है? प्राथमिक क्षेत्र की। सोना हो गया, चांदी हो गया, इसके अलावा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इससे होने वाली भी आय कैसी कहलाएगी? प्राथमिक क्षेत्र की आय कहलाती है। जैसे उसने ऑप्शन में दे दिया सोने से होने वाली आय कौन सी है, तो आप बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र की आय है। गन्ना से होने वाली आय कौन सी है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र की आय कहलाएगी। आपसे कह दिया जल से होने वाली आय कौन सी है, तो जल से होने वाली आय आपकी प्राथमिक क्षेत्र की आय कहलाती है। जल से ही आप विद्युत का निर्माण करते हैं। आपसे कह दिया वायु से होने वाली आय कौन सी है, तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र की आय कहलाएगी। पवन चक्की वगैरह चलती है इससे। जल से आप देखेंगे विद्युत का निर्माण होता है। फसलों की सिंचाई भी कहाँ से होती है, वो जल के माध्यम से होती है। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जल के माध्यम से सिंचाई की जाती है, तो इससे होने वाली आय भी आपकी प्राथमिक क्षेत्र की आय कहलाएगी। अब बात करें कि द्वितीय क्षेत्र में कौन आएगा। जब प्राथमिक क्षेत्र का हम रूप परिवर्तित कर देते हैं मशीनों के माध्यम से और उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उससे होने वाली जो आय कहलाएगी वो द्वितीय क्षेत्र की आय कहलाती है। जैसे मान लिया जाए आपके पास गन्ना है, गन्ना से आप क्या बना लें, चीनी बना लें, तो चीनी से होने वाली आय कौन सी होगी, वो द्वितीय क्षेत्र की आय कहलाएगी। आपके पास मान लिया जाए वन है, आपके पास मान लिया जाए कि नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ के आपने लिए कुर्सी बना ली, या मान लिया तखत बना लें या टेबल बना लें, तो टेबल से होने वाली आय किस क्षेत्र की जाएगी, वो आपकी क्या आय कहलाएगी, द्वितीय क्षेत्र की कहलाएगी। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास सोना है और सोने से आपने क्या बना ली, अंगूठी, अंगूठी बनाएंगे तो किस क्षेत्र में चली जाएगी, द्वितीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि उसमें मशीन का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया है। वन है आपके पास, आरा मशीन ले जाएंगे, उसको आप क्या करेंगे, कटवाएंगे, फिर वो कहाँ जाएगी, कारपेंटर के पास जाएगी, फिर वो कुर्सी तखत या जो भी चीज बनाना चाहता है उससे होने वाली जो आय कहलाएगी वो आपकी द्वितीय क्षेत्र की आय कहलाती है। जैसे मान लीजिए विद्युत निर्माण, विद्युत निर्माण या विद्युत से होने वाली आय कौन सी है, द्वितीय क्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत साधन लगते हैं, इसमें भी मशीनों का प्रयोग होता है, तब कहीं जाकर हमारी बिजली बनती है, फिर वो आपके घर में सप्लाई होती है। तो इससे होने वाली आय कौन सी कहलाएगी, द्वितीय क्षेत्र की आय कहलाएगी। तृतीय क्षेत्र में आपकी सभी प्रकार की सेवा आ जाएगी। सेवा वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, होटल, और मान लिया जाए शिक्षा। इससे होने वाली जो आय कहलाएगी वो आपकी तृतीय क्षेत्र की आय कहलाती है। जैसे मान लिया जाए कि आप बैंक से आप 50,000 रुपये कर्ज लेते हैं, आपको 5 साल बाद 55,000 रुपये लगते हैं, तो जो आपको 5,000 रुपये लगा है जिसे आप बोलते हैं ब्याज, बदले में आप देखिए यहाँ पर बैंक ने आपकी मदद की है। बैंक ने आपको 5 साल के लिए 50,000 रुपये दिया है, बदले में बैंक को आपने कितना दिया, 55,000 रुपये। 5,000 जो दिया है आपने सेवा का दिया है, बैंक ने आपकी सेवा की 5 साल, बदले में आपने उसको पैसा दे दिया है, तो इससे होने वाली आय कौन सी कहलाएगी, ये तृतीय क्षेत्र की आय कहलाती है। इसी प्रकार परिवहन है। परिवहन मान लिया जाए कि मान लिया जाए कि आपको दिल्ली से आपको इलाहाबाद जाना है, तो आप कंडक्टर को जो किराया होगा 500 रुपये होगा, तो आप क्या करेंगे, कंडक्टर को 500 रुपये देंगे, वो आपको दिल्ली से कहाँ छोड़ देगा, इलाहाबाद छोड़ देगा। तो कंडक्टर ने आपकी सेवा की है, बदले में आपने उसको पैसा दिया है। या मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन से आपको बस स्टैंड जाना है, तो आप क्या करेंगे, रिक्शा बुलाएंगे, रिक्शा वाले को आप 20 रुपये देंगे, तो रिक्शा वाला जो क्या करेगा, वो आपको स्टेशन से बस स्टैंड छोड़ाएगा। उसने आपकी सेवा की, बदले में आपने उसको अपना उसने पैसा आपसे ले लिया। जैसे होटल है, आप कहीं एग्जाम देने गए, आपने एक दिन के लिए या 24 घंटे के लिए एक रूम खरीदते हैं, मान लिया जाए उसका रूम का भाड़ा कितना है, 200 रुपये है, तो आप क्या करेंगे, होटल वाले को 200 रुपये दे देंगे, वो आपको एक दिन के लिए रख लेगा। तो होटल वाले ने आपकी सेवा की, बदले में आपने उसको पैसा दिया। इसी प्रकार शिक्षा है। मान लीजिए कोई कोचिंग संचालक है या मान लीजिए विद्यालय है, वो आपसे क्या करेगा, एक महीने की फीस मान लिया जाए 1,000 रुपये है, तो क्या करेगा, आप उसे 1,000 रुपये देंगे, वो आपको एक महीने पढ़ाएगा। तो आपने उसे सेवा के बदले कितना दिया है, 1,000 रुपये दिया है, तो ये कहलाती है सेवा। इससे होने वाली जो आय कहलाएगी वो आपकी आय तृतीय क्षेत्र में
चली जाती है। तो भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। जब भारत देश आजाद हुआ था तो 1947 के पहले भारत देश में जो सबसे बड़ी आय होती थी वो प्राथमिक क्षेत्र से आती थी, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा जो आय का स्रोत है भारत सरकार का वो तृतीय क्षेत्र का स्रोत बन गया है। तो ये भारत देश की आय के मुख्यतः स्रोत हैं। स्रोत को हमने 3 भागों में बांटा है। तो यहीं से प्रश्न उठता है कि वनों से होने वाली आय कौन सी है, प्राथमिक क्षेत्र की है। चीनी से होने वाली आय कौन सी है, द्वितीयक क्षेत्र। जितनी बार रूप परिवर्तित होगा आप देखेंगे वस्तु का मूल्य बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपके पास गेहूं है, गेहूं का आप क्या करेंगे, आटा बना देंगे। तो गेहूं मान लिया जाए 20 रुपए किलो है तो आटा कितने का चला जाएगा आपका 25, मतलब इसमें 5 रुपए बढ़ गया है। अब मान लिया आपके पास आटा है, आटा की आपने ली तो 100 ब्रेड बना दी। अब 100 ब्रेड की मान लिया कितने रुपए हो गए, 200 रुपए हो गए। 1 किलो आटा की आपने क्या करी, 100 ब्रेड बना दी। अब एक ब्रेड 2 रुपए की बिकती है तो 100 ब्रेड कितने की चली जाएंगी, 200 रुपए की चली जाएंगी। तो देखो गेहूं पहले 20 का जो गेहूं था वो कितने का हो गया आपका, 200 रुपए। क्यों वैल्यू बढ़ी, इसलिए वैल्यू बढ़ी क्योंकि उसका रूप परिवर्तित होता रहा है। अब इसी ब्रेड को मान लिया जाए केक बना दें, इसी ब्रेड का आप क्या बना दें, केक बना दें, दूध मिला के इसमें केक बना दें। तो यही केक अब आपकी जो इसमें आप 4 ब्रेड लगा देंगे, अभी 4 ब्रेड की कीमत कितनी हो जाएगी, 250 रुपए हो जाएगी। तो जितनी बार रूप परिवर्तित होगा उतनी बार वस्तु का हमेशा मूल्य ही बढ़ता है, मूल्य इसका घटता नहीं। तो ये भारत देश की राष्ट्रीय आय की क्या है, ये स्रोत है। इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसी का जो दूसरा टॉपिक होगा वो कहलाएगा आपका राष्ट्रीय आय, या इसी को पढ़ते हैं नेशनल इनकम। तो अगले वाले वीडियो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम।